थोड़ी देर में शान अपनी आंखें खोलते हैं और चारों ओर देखते हैं और दृश्य देख वो चकित हो जाते हैं। वो एक अलग ही दुनिया में है जहां बादल रुई जैसे सफेद फाहे के रूप में उड़ रहे हैं। सामने एक साफ पानी की झील है जिसके चारों ओर घनी हरियाली फैली हुई है। इसी झील के किनारे हल्के नीले कपड़े पहने हुए एक युवती बैठी हुई है। उसने अपने घुटनों पर अपना सर रखा हुआ है। उसकी सिसकियों की आवाज वहां फैली खामोशी को तोड़ रही है। सिसकियों को पहचान कर शान बोले, तो तुम यहाँ आकर बैठी हो? क्या हुआ अपू, तुम रो क्यों रही हो? बताओ ना, क्या हुआ है? अर्पिता, कुछ तो बोलो, शान ने परेशान होते हुए कहा। अर्पिता ने गर्दन उठाकर शान को देखा। वो खड़ी हुई उनके पास आई। उसकी आंखें आंसुओं से हल्की लाल हो रखी थी। शान को देख वो बोली, शान, आप बहुत रुला रहे हैं हमें बहुत दर्द दे रहे हैं आप। इतना लापरवाह कैसे हो सकते हैं आप शान? बच्चों को भूल गए आप शान। हम वहाँ नहीं हैं, लेकिन आप तो हैं। आप हमारा भरोसा यूं तोड़ नहीं सकते शान। यू आर हर्टिंग मी। कहते हुए वो छन छन करती हुई दौड़ती चली जाती है। अर्पिता रुको, कहते हुए वो उसके पीछे जाते हैं। शान को आवाज देकर आते देख अर्पिता रुक जाती है। वो मुड़ती है। उसके चेहरे पर दर्द, तकलीफ, आंखों में आंसुओं के साथ बेबसी, सभी भाव साफ नजर आ रहे हैं। क्या चाहते हैं शान, आप बताइए हमें? अर्पिता ने रुआ से हो शान से पूछा और शान आगे बढ़ बोले, मेरी छोड़ो अपू, तुम मुझे बताओ, तुम क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा तुमसे? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रतीक्षा शान। किसका इंतजार? हमारे शान का। अच्छा, हमारा इंतजार? अर्पिता, जो आप तो बिल्कुल नहीं है। ये सुन शान हैरानी से बोले, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अर्पिता। कैसे समझोगे जब सिर्फ खुद के और हमारे बारे में ही सोचोगे? नाराज हो? हाँ, बहुत ज्यादा। शान कान पकड़ते हुए, गलती हो गई, माफ कर दो। और अर्पिता आगे बढ़कर शान का हाथ थाम लेती है। वो धीरे धीरे बोली, शान, आगे से मत भूलना, हमें बहुत तकलीफ होती है। हमारा सुकून, हमारी खुशी सब आपसे ही तो है। आप लापरवाह हो जाएंगे तो कैसे चलेगा? और शान अर्पिता की ओर देखते हुए बोले, अर्पिता, लेकिन मेरी आदत नहीं है ना तुम्हारे बिन चलने की, जानती तो हो तुम। अर्पिता खुद को शांत करते हुए बोली, हम जानते हैं शान, लेकिन यही नियति है, ये भी तो आप समझिए। ये मुझसे नहीं होगा अर्पिता। और अर्पिता शान की आंखों में देखते हुए बोली, शान, हमारे दोबारा मिलने का इंतजार सिर्फ आप ही नहीं कर रहे हैं, इंतजार हम भी कर रहे हैं। आपके पास तो हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, लेकिन हम यहाँ नितांत अकेले हैं। हमारे पास है तो केवल आपका प्रेम, जिसने हमें बांध कर रखा हुआ है। और शान भावुक हो उसे गले से लगा लेते हैं। अर्पिता बोली, इसी स्पर्श, इसी साथ के लिए ही तो हम तरस रहे हैं शान। हम इंतजार करेंगे, लेकिन अभी आप जाइए। वर्षों बाद जब आप आएंगे तब हम यहीं इसी झील पर मिलेंगे। ये सुनते ही शान बोले, नहीं, पहले तुम वादा करो मुझसे मिलने आती रहोगी। और अर्पिता नाराजगी जताते हुए बोली, ये क्या बचपना है शान, हम कैसे आएंगे? नहीं आ सकते हम। क्यों नहीं स्वीकारते आप इस बात को? और शान बस एक टक उसे देखने लगते हैं। ये देख अर्पिता बोली, नहीं मानेंगे आप? शान ने कुछ नहीं कहा, जिसे देख अर्पिता की आंखों में आंसू आ गए। वो शान की ओर देखते हुए बोली, बहुत बदल गए हैं आप शान। हमसे कुदरत का नियम तोड़ने को कह रहे हैं। जानते हैं ये हमारे वश में नहीं है। यू आर हर्टिंग मी शान, जा रहे हैं हम। कहते हुए वो आगे बढ़ी तो फिर कदम बढ़ाकर रुक गई। पीछे मुड़ देखा तो मुस्कुराए बिन रह नहीं पाई। हर बार की तरह कायनात आज फिर उसे रोके हुए है। शान, अब तो कुदरत ने भी मंजूरी दे दी है, बताओ अब आओगी ना मुझसे मिलने? और अर्पिता मुस्कुराते हुए बोली, वादा रहा, जब आप बुलाएंगे तब आएंगे। ये देख शान उसके माथे को होठों से छूकर एक बार फिर गले लगा लेते हैं। और अर्पिता आंचल छुड़ाते हुए बोली, कैसा ये इश्क है शान, बस ऐसा ही ये इश्क है। हाँ ठीक है। कहते हुए अर्पिता शान को धक्का दे मुस्कुराते हुए दौड़ जाती है तो शान हाथ बढ़ाते हुए बोले, रुको अर्पिता। हाथ बढ़ाकर उसे पुकारते हुए शान अपनी आंखें खोलते हैं और खुद को अपने कमरे में देख वो थोड़ा चौंक जाते हैं। पिता, तुम सपना? कहते हुए वो फर्श की ओर देखते हैं तो बिस्किट और चॉकलेट के खाली रैपर देख सब समझ जाते हैं। इसका मतलब तुम्हें तकलीफ इसीलिए हो रही थी कि हमारे बच्चे भूखे हैं। प्रीत किसी से कहता नहीं है, ये बात तुम समझ रही हो। सच में गलती होगी अर्पिता, आगे से ध्यान रखूंगा मैं। और शान ने अर्पिता की फोटो देखकर कहा। वो उठे और प्रीत और तानी दोनों को आवाज लगाते हुए वो कमरे से बाहर चले आते हैं। वही प्रीत सारी चीजें रख चित्रा और तानी के पास ही होते हैं और शान की आवाज सुनकर वो उनके पास दौड़ कर चले आते हैं। शान प्रीत को देख अपने साथ लेकर जाते हैं और उससे पूछकर उसकी पसंद से खाना बनाकर देते हैं और वापस आकर तानी को लेकर कमरे में चले जाते हैं। शोभा जी, शीला जी, चित्रा, राधु, पूर्वी, यूवी सभी शान को इस तरह स्वस्थ देख राहत की सांस लेते हैं। दिन निकल जाता है। अर्पिता की यादों और बच्चों के साथ शान खुद को व्यस्त कर लेते हैं। उन्हें याद रहती है तो एक ही बात, अर्पिता के भरोसे को टूटने नहीं देना है। अगले दिन शान, पूर्वी, यूवी, चित्रा सभी एक साथ बैठे होते हैं और बातों ही बातों में अर्पिता का जिक्र छिड़ जाता है। यूवी बातों ही बातों में बताता है कि एक दिन पूर्वी पापा जी के पास गई हुई थी। मैं और अर्पिता युविका प्रीत के साथ व्यस्त थे। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी, जिसे देख एक दिन मैंने उससे पूछा, अर्पिता एक बात पूछूं? अर्पिता, हाँ। मैं, तुम्हारे लिए ये इश्क क्या है? अर्पिता, एहसास, जीवन, सांसें, दुआ।
मैंने कहा, ओके। अर्पिता, अब ये प्रश्न पूर्वी से मत पूछ बैठना, नहीं तो जवाब की जगह कुछ और ही मिलेगा। और मैंने बड़ी मासूमियत से कहा, हाँ जानता हूँ, उससे ये सवाल किया तो तानों के साथ साथ डंडे भी मिलेंगे। जाने कैसे तुम्हारी शागिर्द बन गई थी वो। काश उस दिन स्टेशन पर मैं पानी लेने गया ही ना होता, तो आज बात कुछ और ही होती। और जानते हैं, मेरी बात सुन अर्पिता हंसते हुए कहती, सब बच्चे के लिए ही होता है, वो सबसे अलग ही थी, कभी बातों का बुरा नहीं मानती थी। और यूवी की बात सुन शान इतना ही बोले, हाँ वो अलग ही थी सबसे, उनके जैसा कोई हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो सिर्फ मेरी पगली थी। शान अपनी नजरें चारों ओर घुमाकर देखते हैं, जहां प्रीत और तानी वहीं कुछ दूर हॉल में बैठे हुए किताबों को देख रहे हैं। कभी उनके चेहरे पर मुस्कान आती है तो कभी थोड़ी सी हैरानी के भाव। उन्हें खुश देख शान दोनों से कह उठकर वहीं चले आते हैं। उनके पास बैठ जाते हैं और किताबें हाथ में ले प्रीत से सवाल जवाब करने लगते हैं। तानी उठकर प्रीत के पास आकर खड़ी हो जाती है। शोभा, शीला जी, किरण, परम सभी ये देखते हैं तो आपस में बातचीत करते हुए कहते हैं, इन बच्चों की मदद से ही सही प्रशांत इस दर्द से बाहर निकलेगा। और कुछ देर बाद जब दोनों बच्चे जम्हाई लेने लगते हैं तो शान उन्हें कमरे में ले जाकर थपकी देकर सुला देते हैं। वो अपनी खिड़की के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। उनकी आंखें और दिल दोनों भर जाते हैं और छलकने लगते हैं। शान अर्पिता की पायल निकालते हैं जो उन्हें कॉलेज में मिली थी। उसे देख वो कहते हैं, तुमसे जुड़ी हर याद को मैंने संभाल रखा है अर्पिता। और कुछ देर यूं खड़े रहने के बाद वो अपना फोन निकालते हैं और अर्पिता के साथ के कुछ वीडियोस देखने लगते हैं। इतने में सुबह से दोपहर हो जाती है। वो एक बार भी कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं और बाहर हॉल में बैठी हुई शोभा जी परेशान हो जाती है। शीला, प्रशांत सुबह से अभी तक नहीं आया है बाहर, मैं देख कर आती हूँ, कहीं फिर कोई परेशानी ना हो उसे। हाँ जीजी, मैं भी चलती हूँ, कहते हुए शीला जी भी कमरे में चली जाती हैं, जहां वो दोनों प्रशांत को देखती हैं और एक दूसरे की ओर देखते हुए कहती हैं, ठाकुर जी की मेहर है कि प्रशांत का स्वास्थ्य अब ठीक लग रहा है। और वो दोनों वहां से चली आती हैं। प्रशांत फोन रख अपनी आंखों को पोंछकर बाहर चले आते हैं और बाहर आकर वो पानी का जग उठाकर वापस चले आते हैं। वहीं चित्रा, शोभा जी और राधु के साथ बाहर ही बैठी होती है। प्रशांत की तकलीफ, उसके दर्द को देख उसकी आंखें भर आई। उन्हें पहुंचते हुए वो राधिका से बोली, राधु मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन मन में कहीं एक डर है कि अगर मैंने कहा और कहीं तुम गुस्सा ना कर बैठो। राधिका ने चित्रा की ओर देखा और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, हम जानते हैं चित्रा कि तुम क्या कहना चाह रही हो। सच कहें तो हम तुम्हारे साथ भी हैं, लेकिन डरते हैं कि कहीं फिर से तुम्हें उसी दर्द, उसी तकलीफ से न गुजरना पड़े। चित्रा ने राधु का हाथ पकड़ उसे दूसरे हाथ से सांत्वना देते हुए बोली, राधु तुम ही तो कहती हो, राधु प्रेम की राहें कहाँ सीधी होती हैं, त्याग का दूसरा नाम ही तो प्रेम है। मैं प्रेम करती हूँ प्रशांत जी से, उन्हें यूं तकलीफ में नहीं देख सकती। वो भले ही मुझसे प्रेम नहीं करते और शायद कभी करेंगे भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं इतनी कठोर और स्वार्थी तो नहीं हो सकती कि इस दुख की घड़ी में उन्हें अकेला छोड़ दूं। वो मुझे ना स्वीकार करें, लेकिन मैं तो उन्हें स्वीकार कर चुकी हूँ। मैं उनसे कोई उम्मीद नहीं रखूंगी, मैं तो बस अब प्रीत और तानी के लिए उनका साथ देना चाहती हूँ। और चित्रा की बात सुन राधिका ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और हैरत से चित्रा की ओर देखने लगती हैं। चित्रा ने अपनी नजरें नीचे झुका ली तो वो उसे समझाते हुए बोली, पिछली बार भी तुमने हमसे झूठ बोला था चित्रा, और आज भी तुम्हारी ये झुकी आंखें बता रही हैं कि तुम आज भी हमसे झूठ बोलने की कोशिश कर रही हो। क्यों चित्रा, क्या हम तुम्हें जानते नहीं हैं? बहुत अच्छे से जानते हैं। हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, काहे कि तुम जो करने की सोच रही हो वो आसान नहीं है, बहुत बहुत मुश्किल है। हो सकता है प्रीत और तानी तुम्हें एक्सेप्ट कर भी ले, लेकिन प्रशांत जी, हो सकता है प्रीत और तानी तुम्हें एक्सेप्ट कर भी ले, लेकिन प्रशांत जी, उनसे ऐसी उम्मीद भी मत रखना। पिछली बार तुम्हें कितनी तकलीफ हुई थी, हमें एहसास है इस बात का। राधु को सुन चित्रा बोली, मुझे एहसास है इस बात का कि तुम्हें मेरी परवाह है राधु, लेकिन एक बात कहूँ, पिछली बार मैंने जो प्रशांत जी को पत्र लिखा था उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे बात भी करेंगे, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगी, क्योंकि इस बार मैं प्रशांत जी के लिए नहीं बल्कि उन 2 छोटे बच्चों के लिए जा रही हूँ जिन्हें माँ की जरूरत है। मैंने देखा है उन्हें अपनी माँ को ढूंढते हुए। जब प्रशांत जी फीवर में बेहोश थे तब वो दोनों अर्पिता के बैग से चॉकलेट और बिस्किट निकाल कर खा रहे थे। ये तो अच्छा था कि उन्हें उस समय कुछ मिल गया, अगर नहीं मिलता तो क्या होता राधु? इतना भरा पूरा परिवार होकर भी वो दोनों अपनी माँ या पापा दोनों के इंतजार में यूं ही घूमते रहते। ना तुमने सोचा, ना ही उनकी चिंता करने वाली दादियों ने। तुम बताओ मुझे, तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? जब यहाँ सब है तब उन्होंने ये सब देखा। और चित्रा की बात सुन राधु शॉक्ड रह गई। हे कृष्णा जी, ये हमसे क्या हो गया? हम सब इस घटना से इतने दुखी हो गए कि उन दोनों के बारे में सोचना ही भूल गए। हम सब सिर्फ अर्पिता के जाने के गम और गेस्ट लोगों में इतना उलझ गए कि उसकी जिम्मेदारियों की ओर ध्यान ही नहीं दिया। सच में पहली बार हमसे अनजाने में कोई पाप हो गया। और राधु ये सोचकर भावुक हो जाती है, उसकी आंखें भर आती हैं, उसका मन विचलित हो जाता है, जिसे देख चित्रा बोली, राधु तुम खुद को दोष मत दो। तुमने यही सोचकर ध्यान नहीं दिया होगा कि प्रीत को जब चाहिए होगा वो खुद से बोलेगा। वो अब इतना भी छोटा नहीं है। ऐसा नहीं है राधु, एक बार यही जब मैं और अर्पिता साथ थे तब अर्पिता ने बताया था कि प्रीत की आदत नहीं है मांग कर लेने की, उसे समझकर खुद से ही देना पड़ता है। बस उस दिन ये बात मेरे दिमाग से निकल गई थी। इसलिए मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं प्रीत और तानी की माँ नहीं बन पाऊँ, लेकिन मासी बनने की कोशिश जरूर करूंगी। भले ही प्रशांत जी मेरे प्रेम को ना समझे, उसे स्वीकार नहीं करें, इसके लिए मैं उन 2 मासूम बच्चों के साथ गलत नहीं होने दे सकती। हमारे बीच कुछ नहीं बदलेगा, ना ही मैं उनकी लाइफ में दखल दूंगी, ना ही वो मेरी ओर बढ़ेंगे। अब
तुम खुद सोचो और बताओ, क्यों मेरा फैसला गलत है? चित्रा की बात सुन राधु ने उसको गले लगा लिया और भावुक होते हुए बोली, तुम्हारा फैसला गलत नहीं है चित्रा। तुम जो करने की सोच रही हो वो करना भी आसान नहीं है। हम बस इतना चाहते हैं तुम्हारी जो सोच है केवल उसे ही ध्यान रखना, बाकी सबके बारे में ज्यादा ध्यान मत देना, नहीं तो दर्द ही मिलेगा चित्रा। थैंक गॉड तुम्हें मेरी बात और मेरी इंटेंशन समझ में आई राधु। मैं तो सोच रही थी कि कहीं तुम मेरी बात समझ ही नहीं पाई तो कहीं तुम मुझसे फिर से नाराज हो गई तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझसे एक बार फिर से बात करना बंद कर दो। तुम बुद्धू ही रहोगी, पागल कहेंगी, राधिका ने चित्रा से कहा और चुप हो गई। हाँ, बुद्धू ही तो हूँ जो अब तक समझ ही नहीं पाई हूँ कैसा ये इश्क है। कितने रंग हैं इसके, क्या कोई रंग है भी या यूं ही बेरंग होकर भी रंगों से सजा हुआ है? क्या है ये, कैसा है राधु? चित्रा ने धीरे धीरे राधु से पूछा तो राधिका बोली, इश्क अधूरा होकर भी पूरा है और पूरा होकर भी अधूरा। इस अधूरे से पूरे तक का जो सफर है वही इश्क है, जो ना ही अधूरा रहता है और ना ही कभी पूरा होता है। ये सफर चलता ही रहता है, घड़ी पल दिन महीने साल सदी युग सब बदलते रहते हैं, लेकिन ये भाव और ये इश्क कभी नहीं बदलता। हाँ, शायद सही कह रही हो, तुम्हारी बातें कुछ कुछ ही सही मुझे समझ आ रही हैं, लेकिन आ रही हैं। अब मैं बस एक बार बच्चों को देख लूं फिर वापस आती हूँ, चित्रा ने कहा और उठकर वहां से चली गई। दरवाजे पर आकर वो रुक गई और उसने दरवाजे से अंदर झांका। प्रीत और तानी दोनों की खिलखिलाने की आवाजें आ रही थी। वो दोनों वहीं कमरे में पकड़न पकड़ाई खेल रहे हैं। वहीं शांति से कुछ दूर टेबल के ऊपर सर टिकाकर बैठे हैं। प्रीत और तानी दरवाजे पर चित्रा को देख रुक जाते हैं। शान गर्दन उठा पीछे देखते हैं तो चित्रा को वहां देख बोले, तुम यहाँ? शान को सुन चित्रा बोली, जी वो बस प्रीत और तानी को देखने आई थी, ये आपको परेशान तो नहीं कर रहे हैं? कहते हुए चित्रा ने शान की ओर देखा। इतने में शान कुर्सी से उठे और चित्रा के पास आकर धीमी आवाज से बोले, मैं इनसे परेशान नहीं हो सकता। अर्पिता इन्हें मेरे ही भरोसे पर छोड़कर गई है चित्रा। मैं इनसे परेशान हो गया तो उसका भरोसा मुझसे टूट जाएगा, जिससे उसे बहुत तकलीफ होगी। और शान की बात सुनकर चित्रा बोली, सच में इतना गहरा विश्वास है आपका इस रिश्ते में? कहते हुए वो चुप हो गई और उसके चेहरे पर बनते बिगड़ते भावों को देख शान बोले, और भी कुछ कहना है क्या चित्रा? ये सुन चित्रा ने गहरी सांस ली और बोली, हाँ वो मैं आपसे यहाँ सॉरी कहने के लिए भी आई हूँ। सॉरी? किस लिए चित्रा? वो पिछली बार जब मैं यहाँ से गई थी तब आपके लिए पत्र लिखने की जो गुस्ताखी की थी उसके लिए सॉरी कहना चाहती हूँ। उस समय मैं भावनाओं में बह गई थी और आपके लिए वो पत्र लिख दिया, चित्रा बोली और नजरें नीचे कर एक अपराधी की तरह खड़ी हो गई। वो पत्र अर्पिता ने कहाँ रखा मुझे पता भी नहीं है, और सच कहूँ तो मैंने उसे पढ़ा भी नहीं है। अर्पिता ने ही पढ़ा था और पढ़कर उसने ही कहीं रख दिया होगा। ये सुन चित्रा चौंकते हुए बोली, क्या कह रहे हैं आप? आपने उसे नहीं पढ़ा? अर्पिता ने पढ़ा था तो उसने आपसे कुछ नहीं कहा, कोई सवाल नहीं किया? नहीं, वो मुझसे सवाल कभी नहीं करती, विश्वास का रिश्ता है हमारे बीच। हाँ समझ गई, चित्रा ने कहा और मुड़कर वहां से चली जाती है। शान ने एक बार फिर चित्रा के पोस्टर की ओर देखा और आकर उसके पास ही खड़े हो जाते हैं। समय गुजरता है और चित्रा को छोड़कर एक एक कर सभी चले जाते हैं। शान के चेहरे पर जो प्रसन्नता का तेज रहता था वो खो चुका है। इन बीते कुछ दिनों में शान पूरी तरह बदल चुके हैं। कम बोलना उनके स्वभाव में शामिल हो गया है। चेहरे पर मुस्कान आती है लेकिन सिर्फ प्रीत और तानी के लिए। बस अब व्यवहार में बेरुखी नहीं रखते वो किसी के लिए। शालीनता से बात करते हैं लेकिन सिर्फ कम शब्दों में। सुकून और शान दोनों ही एक दूसरे से रूठ गए हैं। नींद और ख्वाब दोनों से रिश्ता खत्म हो चुका है। अब शान जिंदगी तो जी रहे हैं लेकिन अब उनकी जिंदगी में उल्लास, रंग, खुशी जैसे भाव और शब्द रहे ही नहीं है। मशीनी जिंदगी बन चुकी है जिसमें बस दिमाग का बटन दबाया तो सेवा शुरू, बटन बंद किया तो सेवा समाप्त। शान अपने फोन पर सोशल अकाउंट्स पर कुछ पोस्ट कर रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर मिस्टर अभिनव से संबंधित एक पोस्ट पर पड़ती है। फाइनली शिमला पुलिस ने आनंद कुमार के असिस्टेंट अभिनव कुमार को बेकसूर मानकर रिहा कर दिया है। उनके विरुद्ध कोई गवाह और प्रूफ नहीं मिला। जिस व्यक्ति ने उन पर मर्डर और किडनैपिंग का आरोप व्यक्त किया था उसके बाद से उसका कुछ पता ही नहीं चला। वो अचानक से गायब हो गया। न्यूज फीड पढ़ शान अवाक रह जाते हैं। मन में सारी तस्वीरें एक एक कर अक्स बनकर सरकने लगती हैं। मन में वो सारे लम्हे घूम जाते हैं। होठों पर अनायास ही प्रश्न उठ जाता है, मेरी पगली को मुझसे दूर करने के लिए जो जिम्मेदार है वो आज आजाद हो गया। इसके बारे में तो मैं भूल कैसे गया? नहीं भूलना चाहिए था। मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। आखिर ये सब करके उसे क्या मिल रहा था? क्यों वो प्रीत के लिए इतने वर्षों तक रुका रहा? जवाब चाहिए मुझे। सिर्फ मुझे ही क्यों, मेरी अर्पिता को भी तो ये सवाल परेशान ही कर रहे होंगे ना। आखिर क्यों हुआ ऐसा? और इन सवालों के जवाब मुझे यहाँ बांदा में तो नहीं मिलने वाले हैं। उसके लिए मुझे शिमला में होना चाहिए। एक बार फिर मैं वहां जाऊंगा, लेकिन बच्चे, उन्हें यहाँ कैसे छोड़ सकता हूँ? बहुत छोटे हैं। शान सवालों में ही उलझ जाते हैं। मन में द्वंद्व ही छिड़ जाता है। सवालों के जवाब तो चाहिए मुझे, लेकिन बच्चों को साथ नहीं ले जा सकता और जानबूझकर बच्चों को खतरे में भी नहीं डाल सकता। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन अभिनव को मैं यूं छोड़ नहीं सकता। अभिनव को सबक सिखाने के लिए मुझे उसी की तरह धैर्य से काम लेना होगा।
मेरे जीवन के अब 2 ही मकसद हैं, जिसमें सबसे पहले बच्चों की हर तरह से सिक्योरिटी और दूसरा अभिनव से मुझे सारे सवालों के जवाब लेने हैं। शान कुछ सोचकर अपने दोस्त मिस्टर रवीश को फोन लगाते हैं। हेलो रवीश। हाँ भाई कहो, कैसे याद किया? तुम मुंबई में हो राइट? हाँ भाई, अब यहीं अपना धंधा पानी जम गया है तो मैं यहीं हूँ। शान, तुम्हारी मदद चाहिए, कर पाओगे? भाई क्या बात कर रहे हो, मेरी मदद? बोलो, जितना हो सके उतनी मदद करूंगा, तुम्हारे लिए तो कभी ना नहीं है। ठीक है फिर तुम मुंबई में मेरे लिए एक डबल रूम फ्लैट देख लो, मैं मुंबई आ रहा हूँ। क्या सच में भाई? कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हो? नहीं रवीश, मैं मेरी फैमिली के साथ वहीं आ रहा हूँ, तुम बस रूम देखकर मुझे बताओ। ये सुन रवीश खुश होते हुए बोले, तुमने कहा समझो हो गया, तुम जब तक यहाँ पहुंचोगे फ्लैट का इंतजाम हो जाएगा। ठीक है, मैं 1 घंटे में यहाँ से निकलता हूँ, मिलते हैं मुंबई में, अपना पता टेक्स्ट कर देना। कहते हुए शान ने फोन रखा और बाहर हॉल में शोभा जी के पास चले आते हैं। शोभा जी, शीला और चित्रा तीनों तानी और प्रीत के साथ बातों में लगी हुई हैं। प्रीत सबको जवाब तो दे रहा है, लेकिन एक उदासी, एक खामोशी उसकी बातों में नजर आ रही है, जिसे शान महसूस कर लेते हैं। प्रीत बच्चा यहाँ आइए। शान ने आवाज दी तो प्रीत दौड़ते हुए उसके पास आकर गले से लग जाता है। शान सब समझकर उससे बोले, प्रीत उदास नहीं होते बच्चा, आप तो स्ट्रांग हो ना, और स्ट्रांग बच्चे उदास नहीं अच्छे लगते। मम्मा जहाँ भी हैं वो हर पल आपको देख रही हैं, अगर वो देखेंगी कि प्रीत उनकी वजह से उदास है तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप उदास मत होइए और पैकिंग करने में हमारी मदद कीजिए, हम तीनों यहाँ से मुंबई के लिए निकल रहे हैं। ओके? ओके पापा, प्रीत ने कहा और मुस्कुराते हुए वहां से कमरे में चला गया। शान की बात सुन शोभा जी, शीला और चित्रा ने हैरानी से शान की ओर देखा, जिसे देख शान बोले, ताई जी कुछ सवालों के जवाब तलाशने हैं, जिसके लिए मुझे मिस्टर अभिनव कुमार के स्तर से 2 सीढ़ी ऊपर ही रहना जरूरी है, जो यहाँ रहकर संभव नहीं है। जिस तरह पूरी प्लानिंग से अभिनव ने एक कदम बढ़ाया था, उसी तरह मुझे भी हर कदम सोच विचार कर आगे रखना है और उसके स्तर से 2 गुना आगे बढ़ उन सारे सवालों के जवाब लेने हैं। जानना है मुझे कि मिस्टर अभिनव ने क्यों प्रीत का अपहरण करवाया था। हमने उनकी मदद के लिए मना नहीं किया था, उन्होंने तो हमसे लखनऊ आने के लिए भी कहा था, फिर ऐसा क्या हुआ जो वो इस हद तक गिर गए? उसके लिए मेरा मुंबई जाना जरूरी है। और शान की बात सुन शोभा जी बोली, मैं समझ रही हूँ प्रशांत, तुम क्यों जाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकती। पिछली बार भी तुम्हें अकेले नहीं छोड़ा था और अभी नहीं छोड़ सकती, तुम सब समझते हो। बच्चे छोटे हैं, अकेले नहीं रह पाएंगे, इसलिए तुम्हारे साथ मैं चित्रा को भेजूंगी, क्योंकि इस पर तुम और मैं दोनों ही यकीन कर सकते हैं। और शोभा जी की बात सुन शान ने सवालिया नजरों से उनकी ओर देखा, जिसे समझ शोभा जी ने उनके सर पर हाथ रखा और बोली, मैं जानती हूँ कि तुम्हें वहां कोई आया, वो क्या कहते हैं तुम्हारी भाषा में, गवर्नर भी मिल जाएगी, लेकिन वो ये काम पैसों के लिए करेगी और उस पर ना तुम और ना ही मैं पूरी तरह से यकीन कर सकते हैं। तुम्हें जो करना है तुम करना बच्चे, लेकिन बच्चों के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना है प्रशांत। अगर तुम्हें ये बात स्वीकार हो तभी तुम यहाँ से बच्चों को लेकर जाओगे, नहीं तो तुम और बच्चे दोनों ही यहीं रहेंगे। शोभा जी ने सख्ती से कहा और चुप हो गई। उनकी बातें सुन शान भी सोच में पड़ जाते हैं। वो सोचते हुए बोले, लेकिन ताई जी बच्चों का ध्यान में रख सकता हूँ, मुझे किसी गवर्नर की जरूरत नहीं है। ये सुन शोभा जी बोली, मैंने अपने मन की बात बोल दी है, अब तुम सोच समझ कर निर्णय लो। और मन ही मन बोली, जानती हूँ बच्चों का ध्यान तुम रख सकते हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? इस बात की तसल्ली के लिए मैं चित्रा को तुम्हारे साथ भेज रही हूँ। शान बोले, नहीं ताई जी, जाना तो मुझे है ही, यहाँ रुक नहीं सकता। जीवन क्षण प्रतिक्षण कम हो रहा है, रुक गया तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे लक्ष्य अधूरे ही रह जाएं। इन लक्ष्यों को मुझे जल्द से जल्द पूरा करना है। अब तभी मुझे और मेरी पगली दोनों को चैन पड़ेगा। आप उसे सारी बात समझा दीजिए, मुझसे कोई भी उम्मीद ना रखे, ना ही मुझसे बात करने की कोशिश करे, कहीं ऐसा ना हो कि उसे बिन किसी बात कुछ हर्ट हो जाए। ठीक है बड़ी माँ? कहते हुए शान ने तानी को आवाज लगाई तो उसके पास वो अंदर चली जाती है। उसके पास आने पर वो उसे गोद में उठाकर अंदर चले आते हैं। कुछ ही देर में पैकिंग पूरी कर शान, प्रीत, तानी और चित्रा त्रिशा के साथ मुंबई के लिए निकल जाते हैं और कुछ ही घंटों में सभी मुंबई एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर मिस्टर रवीश शान को रिसीव करने आते हैं। प्रशांत को देख वो मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाते हैं। बहुत सालों बाद मिल रहा हूँ यार, कैसे हो तुम? शान फॉर्मल मुस्कुराते हुए बोले, बस देख रहे हो। रवीश, वो तो मैं देख रहा हूँ, पिछले 6 सालों में कितना बदल गए हो। थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर पड़ा है, नहीं तो 30+ होकर भी गजब लग रहे हो। मेरी तारीफें तो बाद में भी होती रहेंगी, फिलहाल तुम मेरी फैमिली से तो मिल लो। कहते हुए उन्होंने प्रीत और तानी की ओर इशारा कर बोले, ये प्रीत और तानी दोनों मेरे बच्चे, और ये सबसे बड़ी बच्ची त्रिशा है जो मेरी एंजल है, और ये जो लेडी मेरे साथ खड़ी है वो चित्रा है, त्रिशा की माँ और प्रीत और तानी की केयरटेकर। चित्रा ने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। त्रिशा फॉर्मल हाय कर मोबाइल चलाने में व्यस्त हो गई। वहीं प्रीत और तानी दोनों ने अपने अपने तरीके से अभिवादन किया। रवीश जी एक नज़र चित्रा की ओर देख बोले, अगर आपको बुरा न लगे तो एक बात कहना चाहूंगा। आपको ये देखकर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि आपकी एक 9-10 वर्ष की बेटी है। रवीश जी की बात सुन चित्रा बोली, लेकिन सच तो यही है मिस्टर रवीश। ये सुन रवीश जी मन ही मन बोले, कुछ तो बात है आप में चित्रा जी। उन्होंने शान की ओर देखा और बोले, भाई चलिए फ्लैट देख लीजिए। हाँ चलो, शान ने कहा और वो मिस्टर रवीश के साथ चले जाते हैं। कुछ ही देर में गाड़ी एक आलीशान बिल्डिंग के सामने रुकती है। मुंबई का वो इलाका शाम के समय बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। शान, प्रीत और तानी के साथ चित्रा, त्रिशा और रवीश जी सभी लिफ्ट के जरिए उस फ्लैट में एंट्री करते हैं। और फ्लैट देख शान रवीश जी से बोले,
अच्छा फ्लैट है भाई, सब कुछ परफेक्ट है। अच्छा तो होगा ही ना, ये रहा तुम्हारा फ्लैट और इसके दूसरी ओर रहा मेरा फ्लैट। मैं भी यहीं रहता हूँ। ये मेरा ऑफिस हुआ करता था, लेकिन अब तुम आ गए हो तो ऑफिस फिलहाल अपने ही फ्लैट में एडजस्ट कर लिया है। जल्द ही दूसरी जगह ढूंढकर वहाँ शिफ्ट कर लूंगा। तुम लोग यहाँ रेस्ट करो, मैं कॉफ़ी लेकर अभी आया। सॉरी रवीश भाई, मैं कॉफ़ी नहीं लेता, आप चित्रा के लिए ले आइए, शान ने कहा और तानी और सामान दोनों को लेकर अंदर चले गए। उनके पीछे ही प्रीत भी दूसरी ट्रॉली बैग लुढ़काते खींचते ले जाता है, जिसे देख शान बोले, मैं आ रहा था ना बच्चा, फिर क्यों? ये सुन प्रीत मासूमियत से बोला, वो मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा था पापा। ओके, लेकिन मदद इन भारी सामान को लाने में नहीं करनी है, ठीक है? हाँ ठीक है पापा। शान और प्रीत दोनों मिलकर सारा सामान जमा लेते हैं। तानी वहीं बैठे हुए सब कुछ बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगती है। शान अर्पिता का बड़ा सा पोस्टर वॉल पर लगाते हैं, जिसे देख प्रीत बोले, पापा मम्मा ठाकुर जी के यहाँ से कब आएंगी? मुझे उनकी बहुत याद आती है। और ये सुन शान उसके पास बैठे और मुस्कुराते हुए बोले, मम्मा तो आपके पास है, आपके इस छोटे से दिल में। आपको जब भी कोई परेशानी हो ना, तो आप अपनी आंखें बंद करना और अपनी मम्मा से बात करना। कुछ देर बात करने के बाद आपको आपकी परेशानी का हल मिल जाएगा, लेकिन उनसे पूछने से पहले मुझे पूछना। जब मुझसे भी समस्या सॉल्व ना हो तब मम्मा से पूछना, मम्मा बताने जरूर आएगी, ठीक है बच्चा? ओके पापा, प्रीत ने कहा और वो शान के गले लग गया। तानी भी वहां आ जाती है और तीनों एक दूसरे का संबल बन वहीं मुस्कुराने लगते हैं। कुछ देर बाद शान प्रीत और तानी के साथ बाहर आ जाते हैं। रवीश, चित्रा, शान सभी वहीं बैठकर बातचीत करने लगते हैं। प्रीत और तानी खेलने लगते हैं, वहीं त्रिशा अपने मोबाइल में व्यस्त हो जाती है। शान रवीश से बोले, भाई अब मुझे तुम्हारी एक मदद और चाहिए। मेरे टैलेंट का तुम्हें पता है, गिटारिस्ट के साथ सिंगिंग भी कर लेता हूँ, प्रोफेशनली एक्सपीरियंस भी है। सीधी बात यह है कि मैं यहाँ खुद की पहचान बनाने के इरादे से आया हूँ। अब इसमें अगर मेरी तुम कुछ मदद कर सको तो बताओ। ये सुन रवीश हैरान होते हुए बोला, भाई तुम तो शौक पर शौक दिए जा रहे हो। तुम्हें कब से पहचान बनाने का जुनून चढ़ गया? तुम तो इन चीजों से बहुत दूर भागते थे ना। ये सब चीजें कभी तुम्हारी प्रायोरिटी थी ही नहीं, फिर आज ये अचानक क्यों बोल रहे हो? ऐसा क्या हो गया? 100 बातों की एक बात, वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता रवीश। स्ट्रेट फॉरवर्ड, नया अंदाज। ओहो, अच्छा लगा, थैंक्स। तुम बताओ, मदद कर पाओगे? क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल कर पाऊंगा। यूं ही नहीं मैं यहाँ जमा बैठा हूँ, अब इतनी तो पहचान हो ही गई है मेरी, किसी से ब्रेक तो दिलवा सकूं। कल दोपहर 1 बजे रेडी रहना, कराते हैं तुम्हारी एक मीटिंग। तुम्हारे हाथों में जादू है, तुम राज करोगे लोगों के दिलों पर। मुझसे लिख कर ले लो। रवीश ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसे सुन शान मन ही मन बोले, सबका प्यार सर आंखों पर, लेकिन राज तो मुझे एक ही के मन पर करना है। और वो फॉर्मली मुस्कुरा देते हैं। अच्छा ठीक है भाई, तुम लोग आराम करो, मैं थोड़ा काम निपटा लेता हूँ। कहते हुए रवीश ने एक नजर चित्रा की ओर देखा और उठकर चला जाता है। वहीं शान फोन उठाते हैं और शोभा जी को पहुंचने का बताकर कॉल रख देते हैं। चित्रा तब तक एक लिस्ट बना लेती है और शान को देते हुए कहती है, ये सामान लाना है शान जी। चित्रा की बात सुन प्रशांत शालीनता से बोले, चित्रा कौन शान? कैसा शान और किसकी शान? मैं प्रशांत। अब ना ही मेरे पास वो वजह बची है जिससे मेरी शान हुआ करती थी, और ना ही वो जुबान जो पूरे दिन बस शान ये शान वो शान सुनो करके मेरे आसपास सुनाई दिया करती थी। अब मैं सिर्फ प्रशांत हूँ, सिर्फ प्रशांत। हाँ जानती हूँ, ये तो बस गलती से हो गया, आगे से ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं। आई एम सॉरी, प्लीज माफ कर दीजिए प्रशांत जी। चित्रा ने कहा तो शान बिन कुछ कहे घड़ी की तरफ देखते हैं, जिसमें शाम के 6 बज रहे हैं। बच्चों को नींद आ जाती है तो उन्हें सुलाकर वो कमरे से बाहर आते हैं और कुछ देर में वापस आने का कहे वहां से निकल जाते हैं। कुछ ही देर में वो विशाल सागर की लहरों की अटखेलियों को महसूस करते हुए दूर तक फैले पानी को देख रहे हैं। सागर की रेत पर चलते चलते वो थोड़ा आगे एकांत में निकल आते हैं और दूर होते सूर्यास्त को देखते हैं, जिसे देख उनकी आंखों के सामने अर्पिता का चेहरा आ जाता है। एकांत मिलने पर मन फिर से अधीर हो जाता है और आंखों से आंसू छलक आते हैं और वो आसमान की ओर निहारते हुए कहते हैं, कहाँ हो तुम अर्पिता? आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है, प्लीज आ जाओ अर्पिता। आज प्रीत ने भी तुम्हारे बारे में पूछा, इस बार तो मैंने उसे बहला दिया, लेकिन अगली बार मैं उससे क्या कहूँगा अप्पू? प्लीज आकर मुझे बता दो कि मैं उससे क्या कहूँ अर्पिता, बोलो ना। कहते हुए शान भावुक हो जाते हैं और वहीं बैठकर जोर जोर से रोते हुए अपने दर्द को कम करने की कोशिश करने लगते हैं। आ जाओ ना अप्पू, प्लीज आ जाओ, मुझे हर कदम पर तुम्हारी जरूरत महसूस होती है। अब रास्ते और हाथ दोनों खाली लगते हैं, प्लीज आ जाओ अर्पिता। शान, प्रीत से बस इतना कहना कि उनकी मम्मा उनसे बहुत प्रेम करती है, लेकिन ठाकुर जी का काम अभी खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए मम्मा अभी नहीं आ पाएगी। अर्पिता की आवाज़ सुन शान भावुक हो बोले, तुम यहाँ हो, तुम यहीं कहीं हो ना अर्पिता? कहते हुए उन्होंने अपनी नजरें उठाई तो उनकी आंखें भर आती हैं। उनके सामने श्वेत वस्त्रों में अर्पिता खड़ी है, जिसे देख वो उठकर आगे बढ़ते हैं और आगे उनके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। तुम आ गई अर्पिता। कहते हुए वो भावुक हो उसे गले से लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसे देख अर्पिता 2 कदम पीछे हो जाती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं और चेहरे पर फिर वही दर्द उभर आता है और वो शान की ओर देख कहती है, आप हमें देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन स्पर्श नहीं कर सकते शान। वादा लिया था आपने हमसे, जब आप बुलाएंगे हम मिलने आएंगे। आपने बुलाया तो हमें आना पड़ा, लेकिन इस मिलन में भी शर्तें हैं शान, जिन्हें आपको और हमें दोनों को माननी पड़ेंगी। पहली, हर प्रेमी प्रेमिका की तरह हमारी ये मुलाकातें सीक्रेट रहेंगी, और दूसरी ये कि आप हमें स्पर्श नहीं कर सकते। अर्पिता की बात सुन शान अपने हाथ पीछे कर लेते हैं और अपने आंसू पोंछते हुए बोले,
अगर तुम साथ हो तो मुझे ये भी मंजूर है अर्पिता। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हें स्पर्श कर सकता हूँ या नहीं। मेरे लिए तुम्हारे साथ के कुछ लम्हे ही काफ़ी हैं। ये सुन अर्पिता भावुक हो गई और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, कोई चाह नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं, कोई नाराज़गी भी नहीं है। कैसा ये इश्क है शान? शान मुस्कुराते हुए बोले, बस ऐसा ही ये इश्क है अर्पिता। अच्छा, तो इसी बात पर पकड़ कर दिखाइए हमें, अर्थात कुछ देर हमारे साथ मुस्कुरा लीजिए शान। भूल गए हैं आप मुस्कुराना। चलिए पकड़िए। कहते हुए वो वहीं रेत पर दौड़ने लगती है, जिसे देख शान उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। कुछ देर दौड़ने के बाद शान थक कर रुक जाते हैं, जिसे देख अर्पिता भी वहीं पास आकर खड़ी हो जाती है। शान, एक बात बताइए, ये क्या कर रहे हैं आप? और ये मुस्कुराना क्यों छोड़ दिया आपने? और रेस्ट क्यों नहीं करते आप? इतने दिनों से एक बार भी सुकून के 2 पल बैठे नहीं हैं। हम जान सकते हैं क्यों शान? और शान खामोश हो एक टक अर्पिता की ओर देखते हुए बोले, क्योंकि तुम जो नहीं थे मेरे पास, ये सब तो तुम अपने साथ ही ले गई। जब ये सब तुम्हारे पास है तो मैं भला कैसे इन सब का उपयोग करता, बताओ? और शान को सुन अर्पिता अपना सर पीटते हुए बोली, लो, आप यूं ही हमें पगली पगली बोलते रहते हैं शान। आप भूल गए हमने कहा था आपसे, हमारा रिश्ता इतना गहरा है कि अगर हम मर भी जाए ना तो रूह बनकर आपके प्रेम के लिए हमेशा आपके पास ही भटकते रहेंगे। देख लो, बांध लिया है हमें आपके प्रेम ने। आप तो हमारी हर बात को यूं ही हवा में उड़ा देते हैं। ना जाने क्यों आपको लगता है कि हम आपसे दूर हो गए। हम तो आपके साथ ही हैं, बस सामने नहीं आ पाए क्योंकि खुद से आने की हमें इजाज़त नहीं है। जब तक आप हमें नहीं बुलाते हम सामने आ ही नहीं पाते। और एक आप हैं जिसने इतने ही दिनों में हमें भुला दिया। जाओ, हमें आपसे बात नहीं करनी। अर्पिता ने नाराज़गी का अभिनय करते हुए कहा, जिसे देख शान बोले, अरे गुस्सा तो मुझे होना चाहिए। वादा तुमने तोड़ा, दूर तुम गई मुझसे और नाराज़ भी तुम ही हो रही हो, ये सही है? ये सुन अर्पिता बोली, वो नियति थी शान, हम अपनी मर्जी से थोड़े ही गए थे। अच्छा, तो मुझे तंग क्यों कर रही थी अब तक, तुम बोलो? कितना दर्द में था मैं, और तुम सब जानकर भी अनजान बनी रही। शान चिढ़ते हुए बोले। इस पर अर्पिता ने कहा, हम तंग नहीं कर रहे थे शान आपको, हम बस मजबूर थे। हमारी मजबूरी आप नहीं समझ पाए। आपको हमारी वजह से दर्द और तकलीफ में देख हम खुद कितने परेशान हुए हैं, जानते हैं आप। और फिर आपने बुलाया ही नहीं शान। कहा था ना जब आप बुलाएंगे तब आएंगे। आज आपने बुलाया तो आ गए। और शान अपनी आंखें पोंछते हुए बोले, फिर तो सच में बड़ी गलती हो गई मुझसे, जो समझ बैठा कि मेरी पगली मुझे अकेला छोड़कर चली गई है। ये सुन अर्पिता मुस्कुराते हुए बोली, भूल गए हैं आप शान, हमारी रूह हमारे इश्क की तरह आपको ही समर्पित है। जब रूह ही समर्पित है तो फिर दूरियां कैसी शान? जीवन शरीर का खत्म होता है, आत्माओं का नहीं। और हमारा प्रेम उस सीमा तक पहुंच चुका है जहां हम आपको छोड़कर जा ही नहीं सकते। एक जीवन का नाता थोड़े ही है आपसे हमारा, जो ऐसे ही पीछा छोड़ा लोगे आप शान। 7 जन्मों का वादा किया है, यूं ही पीछा नहीं छूटने वाला आपका। पीछा छुड़ाने के लिए किसी तंत्र मंत्र जानने वाले का इंतजाम कराओ, ठीक है? अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे शान, अर्पिता ने मुस्कुराते हुए कहा। और अर्पिता के जाने की बात सुन शान फिर से भावुक हो गई और उसके सामने आकर बोले, अर्पिता, घर नहीं चलोगी? अर्पिता मुस्कुराना छोड़ गंभीर हो जाती है और उसकी आंखें भर आती हैं। आंसू पोंछते हुए बोली, घर इंसान जाते हैं शान, रूहें नहीं। आपकी और हमारी दुनिया अब अलग है शान। कहते हुए वो एक टक शान को निहारने लगती है। अर्पिता की आंखों में छाई मजबूरी को समझकर शान बोले, हाँ समझ गया मैं, ठीक है, तुम्हारे दोबारा मिलने का इंतजार रहेगा अर्पिता। जिसे सुन अर्पिता बोली, हम दोबारा मिलने आएंगे शान, लेकिन हमारे शान से, इस अजनबी से नहीं, समझ गए आप? अगर हमें लगा कि आप हमारे शान नहीं हैं तो फिर हम नहीं आने वाले, क्योंकि अजनबियों से मिलने में हमें कोई रुचि नहीं है। सो अब की बार बुलाना तो सोच कर बुलाना। हम चलते हैं, बाय बाय। कहते हुए अर्पिता फुर्ती से शान के पीछे आती है और जब तक शान पलटते वो अपनी दुनिया में चली जाती है। चली गई तुम, फिर मिलने का इंतजार रहेगा अप्पू, शान ने कहा और मुस्कुराने लगते हैं। और वो वापस फ्लैट पर पहुंचते हैं जहां प्रीत और तानी दोनों के जागने का इंतजार करते हुए गिटार ट्यून करते हैं। इतने में प्रीत और तानी दोनों उठ जाते हैं, जिन्हें देख वो मुस्कुराते हुए उनके साथ खेलते हैं। अगले दिन चित्रा की लिस्ट की सारी चीजें लाकर शान वहीं एक और रख देते हैं और रवीश के साथ मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। रवीश शान को लेकर सीधे आनंद कुमार जी के यहाँ पहुंचते हैं और उनको शान के बारे में बताते हैं और एक ब्रेक दिलवाने का आग्रह करते हुए कहते हैं, आज आप यहाँ हैं, ये तो हमारी किस्मत की बात है। आपने तो देश को कई सितारे दिए हैं, कितने लोगों का भविष्य आपने बनाया है। आज मैं आपके पास एक टैलेंटेड बंदे को लेकर आया हूँ, जो खुद में एक बेहतर इंसान, गिटारिस्ट और सिंगर है। आप एक बार इनका टैलेंट परख लीजिए, मुझे उम्मीद है कि आप इन्हें ना नहीं कह पाओगे। रवीश की बात सुन आनंद जी बोले, ठीक है, फिर जब तुम कह रहे हो तो एक बार जरूर मौका दूंगा। कहते हुए उन्होंने वहीं गिटार ट्यून कर कोई नई धुन बनाकर सुनाने को कहा और शान बस आंखें बंद करते हैं और ट्यून करते हुए कुछ लाइनों को दोहराते हैं। आज मेरे इश्क ने हर हद पार की है, जो मुझसे मिलने आती है वो सरहद पार की है। सरहदें जो किसी गांव की नहीं है, किसी राज्य की नहीं है, किसी देश की भी नहीं है। वो सरहदें इस जहां से उस जहां की, इस फलक से उस आसमान की, इन सरहदों की उसने हर हद पार की है। जो मुझसे मिलने आती है वो सरहद पार की है। कहते हुए वो गिटार पर एक नई ट्यून के साथ एक प्यारा सा सॉन्ग गुनगुनाते हैं, जिसे सुन आनंद जी बोले, कल सुबह 11 बजे मेरे स्टूडियो पहुंच जाना। 11 बजे का अर्थ 11 ही है, 1 मिनट भी देरी से नहीं। जी अवश्य, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा, शान ने कहा और रवीश के साथ वहां से चले आते हैं। वापस आकर वो रवीश के गले लग बोले, सच में
दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा रवीश। ये देख रवीश खुश होते हुए बोले, अब लग रहे हो तुम मेरी अकेडमी वाले दोस्त, एकदम मस्त मौला बिंदास। तब से मैं सोच रहा था कि तुम बिल्कुल ही बदल गए हो। ये सुन शान बोले, ये मुंबई की हवाओं का जादू है रवीश, जो सबको बदलने में देर नहीं लगाता। हाँ सो तो है। चित्रा अब शान को यूं मुस्कुराते हुए देखती है तो मन ही मन सोचती है, सच में यहाँ की हवाओं में जादू ही है जो यहाँ आकर आप में बदलाव आ गया। आंटी जी सुनेंगी तो वो भी बहुत खुश होंगी, मैं उन्हें बताती हूँ। कहते हुए चित्रा शोभा जी को कॉल लगाती है और उन्हें शान के बदले स्वभाव के बारे में जानकारी देती है, जिसे जानकर शोभा जी थोड़ा हैरान हो सोच में पड़ जाती हैं। वो चित्रा से कहती हैं, उसके व्यवहार पर नजर रखना, क्योंकि इतने बड़े हादसे के बाद उसके स्वभाव में लगातार परिवर्तन मुझे सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। चित्रा, समझ गई ना तुम कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ आंटी जी, शायद आप सही कह रही हैं, मैं भी ना कुछ जल्द ही निर्णय पर पहुंच जाती हूँ, चित्रा ने कहा, जिसे सुन शोभा बोली, ज्यादा मत सोचो चित्रा, अब तुम बस सजग होकर प्रशांत पर नजर रखो। अगर उसका व्यवहार कुछ दिनों तक सबसे ठीक है तो फिर प्रशांत आगे बढ़ चुका है, पर अगर व्यवहार फिर से बदल रहा है तो फिर मुझे बताना, हम लोग जल्द ही वहां पहुंच जाएंगे, ठीक है? जी आंटी, चित्रा ने कहा और कॉल रख दिया। शोभा जी की बात सुन चित्रा सोच में पड़ जाती है। वहीं शान एक बार फिर गुनगुनाते हुए तैयार होते हैं और फिर प्रीत और तानी के साथ खेलने लगते हैं। कुछ देर बाद रवीश जी घर के अंदर आते हैं। वो चित्रा से मिल उससे बातें करते हुए बोले, क्या बात है, आज तो बड़ी खुशियां चहक रही हैं घर में। ये सुनकर चित्रा बोली, हाँ रवीश जी, आज प्रशांत जी बच्चों के साथ पूरे घर में दौड़ते हुए खेल रहे हैं। लेकिन एक बात कहूँ, बुरा मत मानिए, किसी भी घर में जाकर ये कभी ना कहिएगा कि घर में बड़ी खुशियां चहक रही हैं। घर को नजर लग जाती है। आप अपने हैं इसलिए आपको बता दिया, नहीं तो ये सुनने के बाद घर के बाहर ही नींबू मिर्च टंगा हुआ मिला करेगा और झाड़ से स्वागत होगा, वो अलग से। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। जी जी, समझ रहा हूँ, रवीश ने बड़ी मुश्किल से इतना ही कहा और चित्रा के चेहरे पर उसकी नजर ठहर गई और वह शब्द ही भूल गए। रवीश को खोया देख चित्रा बोली, क्या हुआ मिस्टर रवीश, कहाँ खोए हुए हैं आप? इतने में बच्चों के लिए पानी लेने बाहर आए शान ने जब रवीश को देखा तो मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, लगता है इनको भी इस प्रेम रोग ने जकड़ लिया है। देख रही हो अर्पिता, ये प्रेम भी ना कब किसे कहाँ जकड़ ले कुछ नहीं कह सकते। ये सुन रवीश हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं कहीं नहीं, वो ऑफिस का कुछ प्रोजेक्ट दिमाग में घूम रहा था, बस वही सोचने लगा। आप बताइए, कुछ कह रही थी आप? इस पर चित्रा बोली, नहीं कुछ नहीं कह रही थी मैं, बस यूं ही। और शान कुछ सोचते हुए आगे बढ़े और रवीश के पास आकर बोले, यार एक बात बता, तुम यहाँ अकेले रहते हो ना? मेरा मतलब है सेपरेटेड हो ना? हाँ भाई, लेकिन तुम क्यों ये पूछ रहे हो? क्योंकि मैं सोच रहा था कि तुम अलग रहते हो तो तुम्हारा खाना पानी कैसे चलता होगा? टिफिन सर्विस या होटल रेस्टोरेंट का सहारा ही ले रखा होगा ना? शान की बात सुन रवीश अटकते हुए बोला, हाँ भाई, बात तो कुछ ऐसी ही है। तो फिर तुम एक काम क्यों नहीं करते, टिफिन सर्विस की जगह होम टिफिन सर्विस लगवा लो। तुम्हें पता है चित्रा अच्छा खाना बना लेती है, तुम्हें शुद्ध और शाकाहारी भोजन मिलेगा और मुझे थोड़ा सा सुकून। शान धीरे से बड़बड़ाए, जिसे देख चित्रा बोली, आपने बाद में कुछ कहा शान? नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, जो कहा तुम दोनों ने सुना ही होगा। इस पर चित्रा बोली, हाँ वो तो सुना ही है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रवीश, मेरे लिए तो ये खजाना मिलने जैसी बात हो गई। शान मन ही मन सोच बोले, और मेरे लिए सुकून की बात है। फाइनली चित्रा के जीवन में भी खुशियां दस्तक देने को आतुर हो रही हैं।